6.2 के कुछ गणित देखेंगे। वो गणितों को बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ जो उस गणित से रिलेटेड है। तो सबसे पहले एक दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा मतलब क्या? दृष्टि रेखा का अर्थ है यदि कोई व्यक्ति, मान लो यहाँ पर एक व्यक्ति है और वह व्यक्ति किसी वस्तु को देख रहा है। ये एक व्यक्ति है और वो किसी वस्तु को अगर देख रहा है, यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है, तो उस वस्तु को अगर वह व्यक्ति देख रहा है तो ये जो लाइन है इसे कहते हैं दृष्टि रेखा। अगर इस वस्तु को बी नाम दे दिया तो ए से बी ये जो लाइन है ये हो जाएगी दृष्टि रेखा। देखिए यहाँ पर एक बार मैं आपको इससे समझाती हूँ। मान लो ये व्यक्ति, इस व्यक्ति को ये क्या देख रहा है? एरोप्लेन। ठीक है, ये व्यक्ति एरोप्लेन देख रहा है तो ये यहाँ से ऐसे देख रहा है, इसलिए ये जो लाइन हुई है यहाँ से लेकर उसकी आंख से लेकर ये वस्तु तक, तो ये जो लाइन बनी है इसको हम कहते हैं दृष्टि रेखा। ठीक है, तो ये दृष्टि रेखा हुआ। इसके बाद दूसरा जो हम देखेंगे उन्नत कोण, जिसकी जरूरत अभी हमें 6.2 में है। तो उन्नत कोण, उन्नत कोण मतलब क्या? तो उन्नत, उन्नत, अगर हम उन्नत शब्द को ध्यान से अगर देखें तो हमको क्या लगता है? उन्नत मतलब उन्नति। उन्नति का अर्थ क्या होता है? ऊंचाई पर ना। इसने देखो कितनी उन्नति की, मतलब ये ऊंचाई पर गया। तो ये याद रखना है कि उन्नत कोण मतलब ऊंचाई पर। जब नीचे से कोई व्यक्ति ऊंचाई पर ऊपर की ओर देखता है तभी जो कोण बनता है वो कोण कौन सा कहलाता है? उन्नत कोण। ठीक है, तो यहां पर कैसा हो जाएगा? ये एक व्यक्ति है, यहां पर सम्मान लो, यहां पर कोई इमारत है, ये उसकी छत है, ये व्यक्ति यहां से इधर देख रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया था जब व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है तो वो दृष्टि रेखा होती है। तो ये हो गई हमारी दृष्टि रेखा। लेकिन अब हम किसकी बात कर रहे हैं? उन्नत कोण की ना। तो इस दृष्टि, ये दृष्टि रेखा हो गई और जो हमारा उन्नत कोण है वो उन्नत कोण बनेगा। तो ये देखो इस व्यक्ति की क्षैतिज हमने एक यहाँ समांतर रेखा की, तो ये जो कोण बना दृष्टि रेखा और क्षैतिज समांतर के बीच का ये जो कोण है इसे कहते हैं उन्नत कोण। देखो यहां से दिखाई दे रहा है, ये ऐसे मैंने एरो लगाया है, इसका मतलब ये व्यक्ति कहाँ देख रहा है? ऊपर की ओर। अगर हमने ऊपर की ओर देखा तो वहां पे कौन सा कोण बनता है? उन्नत कोण। ठीक है, ये हो गया हमारे पास उन्नत कोण। अब हम 6.2 पे आएंगे। 6.2 के जो गणित है, शाब्दिक गणित, उसमें दिए हुए क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को पढ़कर सबसे पहले हमको आकृति बनानी पड़ेगी। मतलब किसी भी, जैसे मान लो पेड़ है, मीनार है, या फिर कोई पर्वत है या कोई वस्तु है, अगर इसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है या कोई इसकी दूरी ज्ञात करनी है तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमें क्वेश्चन में जो भी जानकारी दी है उसका हम रफ आकृति या कच्ची आकृति पहले बनाएंगे। और उस कच्ची आकृति जो हमने बनाई है तो बनाते समय क्या ध्यान रखना है कि वो पर्वत हो, चाहे पेड़ हो, चाहे मीनार हो, या कुछ भी चीज दी है उसे हमें जमीन पर लंबवत है इस प्रकार से दिखाना है। तो उसको हम एक लंब रेखा खंड के रूप में दिखाएंगे। अगर मीनार है तो सीधा ऐसा लंब रेखा खंड हम दिखा देंगे, इमारत है तो लंब रेखा खंड के रूप में हम उसको दिखाएंगे कच्ची आकृति में। ठीक है, तो अब हम 6.2 का सबसे पहला वाला गणित देखते हैं। 6.2 का पहला जो गणित है ये देखिए,
कोई व्यक्ति किसी गिरजाघर से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, सॉरी 80 मीटर है। कोई व्यक्ति किसी गिरजाघर से 80 मीटर की दूरी पर खड़ा है, उस व्यक्ति द्वारा गिरजाघर की छत की ओर देखने पर 45 अंश का उन्नत कोण बनता है। तो गिरिजाघर की ऊंचाई ज्ञात करो। यहाँ पे गिरिजाघर जो दिया है, इस गिरिजाघर को हम चर्च भी कहते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा गिरिजाघर बहुत कम लोग बोलते हैं, हम लोग ज्यादा से उसको चर्च के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि कोई व्यक्ति चर्च से 80 मीटर दूरी पर खड़ा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, एक रफ आकृति बनाएंगे। तो यहाँ पर मान लो ये एक व्यक्ति है ए, ठीक है, व्यक्ति हो गया। उसके बाद किसी गिरजाघर से 80 मीटर दूर, मान लो यहाँ पर एक गिरजाघर है, ये यहाँ से इनके बीच की दूरी उसने कितना दिया हुआ है, 80 मीटर। ये हो गया बी। बी क्या हो गया हमारे पास में, गिरजाघर 80 मीटर दूरी पर भी खड़ा है। उस व्यक्ति द्वारा गिरजाघर के छत की ओर, गिरजाघर ये है, चर्च हमारा ये है, तो छत कहाँ होगी, ऊपर ना। तो व्यक्ति यहाँ पर है ए बिंदु पर, वो व्यक्ति इसकी छत की ओर देख रहा है, मतलब छत ऊपर और व्यक्ति नीचे। तो यहां से वो कहाँ देख रहा है, ये छत की ओर देख रहा है। तो ये हो गया हमारा सी पॉइंट। अभी ये कहाँ देख रहा है, छत की ओर, मतलब नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है। अब भी मैंने आपको बताया था, अगर कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो उसके क्षैतिज समांतर रेखा के साथ जो कोण बनता है, वो कोण कौन सा कहलाता है, उन्नत कोण। तो इसका मतलब ये कोण भी हमको दिया हुआ है, उन्नत कोण। अब उन्नत कोण कितने अंश का दिया उसने, 45। तो ये ए हो गया मेरे पास में व्यक्ति, और बी सी क्या हो गया, चर्च, ठीक है, और सी वहां पे छत। अब हम देखते हैं इसमें जो जो हमने किया है ना, उसको हम लिखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे माना कि ए कोई व्यक्ति है, ठीक है, और बीसी क्या है, चर्च, तथा बीसी गिरजाघर है। ये हो गया। और उन्नत कोण सी ए बी, जिस कोण की बात करते हैं उसको हम बीच में लेते हैं, सी ए बी या बी ए सी, ये हमको कितने अंश का दिया है, 45 अंश का। कोण सी ए बी बराबर 45 अंश, ये क्या है, उन्नत कोण। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने जिसको जो माना वो हमने यहाँ लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। उसने हमें क्या बोला है, गिरिजाघर की ऊंचाई ज्ञात करो। तो गिरिजाघर, गिरिजाघर मतलब ये चर्च, इसकी ये ऊंचाई हमको निकालना है। बी से लेकर सी तक की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। अगर आप लोग चाहे तो बी से लेकर सी तक की ऊंचाई को एक्स भी मान सकते हैं, और नहीं तो आप सीधे डायरेक्ट वहां पे बीसी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो अभी हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। मान लिया यहाँ पर गिरजाघर की ऊंचाई एक्स है, माना कि गिरजाघर की ऊंचाई कितनी है, एक्स मीटर, एक्स मीटर है। मतलब अगर हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें उस गिरजाघर की ऊंचाई मिल जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर हमको निकालना है
ऊंचाई। तो बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन सा सूत्र लगाए। अभी हमने बहुत सारे सूत्र पढ़े, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, इस तरह से हमने जो त्रिकोणमिति अनुपात है बहुत सारे 6 सूत्र पढ़े, लेकिन लगाएंगे कौन सा, साइन लगेगा, टेन लगेगा। तो यहाँ देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमको कोण जो दिया हुआ है उसकी तरफ ध्यान देंगे। कौन सा कोण है यहाँ पर, 45 अंश। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर हूं तो मुझे क्या क्या दिया हुआ है, 3 भुजा दिख रही है मुझे इसके यहाँ पर है। तो एक तो ये सम्मुख भुजा जिसको बीसी है, दूसरी संलग्न भुजा ए बी, और तीसरी भुजा तीसरा जो कर्ण है वो एसी। 3 है, 3 में से मुझे कर्ण तो दिया नहीं है और कर्ण पूछा भी नहीं। अब मुझे क्या पूछा है, बीसी, ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा का मान दिया है। तो ये दोनों चीजें मेरे पास है, इसको हमने एक्स मान लिया, ये हमारे पास में दिया हुआ है 80 मीटर। तो अगर मैं यहाँ उन्नत कोण जहाँ दिया है वहां से देखूं तो मुझे सम्मुख भुजा भी है मेरे पास और संलग्न भुजा भी है। तो हमारे पास ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा दोनों का यूज होता है। तो ऐसा सूत्र आप लोगों को मालूम होगा, देखिए टेन थीटा, टेन थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। देखिए समझ में आया, दो भुजा की जाती। अब यहाँ पर सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा जो दी हुई है उसका नाम क्या है, बीसी। और थीटा, थीटा कितना दिया हमारे पास में, 45 अंश। तो मैंने यहाँ पर लिखा 10 45 बराबर सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा कौन सी है, बीसी। तो ये हो गया बीसी। संलग्न भुजा कौन सी है, ए बी। तो यहाँ हो गया ए बी, ठीक है। अब इनके साथ इनका जो मान दिया हुआ है वो मान हम रखेंगे। तो देखिए ये 1045, पिछले बार मैंने आपको जो लेक्चर लिया था उसमें आपको मैंने बताया था सारणी किस तरह से तैयार की जाती है। उसके हिसाब से अगर हम देखें उस सारणी के हिसाब से तो हमारे पास में 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो 1045 है उसकी जगह पर हम कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और बीसी, बीसी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x, और ए बी की वैल्यू कितनी है, 80। तो जो भी वैल्यू हमको दी है अब वो सब हम इसके अंदर पुटअप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मान रखने पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं 1045 का मान कितना, 1, बीसी का मान 1 और ए बी का मान 80। जिस सूत्र का उपयोग किया, जिस फॉर्मूले का यूज किया आप लोगों ने उसे साइड में लिखना है, ये आपको मैं पिछले बार भी बता चुकी हूँ। अब भी मैंने यहाँ 1045 का जो था उसका वैल्यू 1 है वो मैंने यहाँ पे लिखा, इसलिए यहाँ पे मुझे उसको दर्शाना पड़ेगा कि 1045 डिग्री जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो ये जो है मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए अंश हर, अंश हर नहीं है इसलिए इसके बटे में हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो अभी मैं आपको यहाँ लिख के बताती हूँ। देखो यहाँ क्या दिया हमारे पास में, 1 इक्वल टू x अपॉन 80। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अंश और हर में लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे अगर कुछ नहीं है तो हम वहां 1 लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, तिर्यक गुणा,
क्या करेंगे अभी हम लोग? तिर्यक गुणा करेंगे। तो तिर्यक गुणा करते समय कैसे तिर्यक गुणा करते हैं? इसका इधर और x का 1 में। तो ठीक है, चलो अभी करते हैं। 80 का 1 में गुणा किया तो 80 एकम 80, ये हो गया 80 बराबर x का गुणा 1 में किया तो कितना आएगा? x। तो ये देखो x की वैल्यू कितनी आ गई? 80। तो x हमने किसको माना था? देखो, गिरजाघर की ऊंचाई 1 मीटर है। किसको माना था x हमने? गिरजाघर की ऊंचाई को। हमें ज्ञात क्या करनी थी? गिरजाघर की ऊंचाई। तो हमारे पास में x की वैल्यू निकल गई, मतलब हमें गिरजाघर अर्थात चर्च की ऊंचाई ज्ञात हो गई। तो हम अपने उत्तर में लिख सकते हैं ए बी या फिर गिरजाघर की ऊंचाई, घर का नाम क्या दिया हमने? BC की ऊंचाई बराबर 80 मीटर। इकाई कितना गिरजाघर ऊंचा है। ठीक है, आया समझ में ये क्वेश्चन? आकृति अगर हमारी सही ढंग से हो गई तो हम आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए कच्ची आकृति अच्छी से बनाना, और आकृति बनाते समय यह याद रखना है कि एक एक लाइन, उस शाब्दिक क्वेश्चन जो हमको दिया है उसकी एक एक लाइन को पढ़ना है। उन्नत कोण दिया है, अवनत कोण दिया है, क्या चीज हुई है, कितने अंश का कोण दिया है, उस तरह से उस आकृति को बनाना है, किसका मान निकालना है। ठीक है, तो ये हमारे 6.2 का जो क्वेश्चन पहला था, 6.2 का पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा खत्म होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखिए क्या है, सॉरी थर्ड नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो अवनत कोण के बारे में है और आज मैं जो लेक्चर ले रही हूँ वो उन्नत कोण है। तो उन्नत कोण के जो क्वेश्चन है वो मैं आज आपको सॉल्व करके बता रही हूँ। तो थर्ड नंबर पे जो है वो उन्नत कोण वाला क्वेश्चन है, इसलिए थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन देखिए। इसमें लिखा है 12 मीटर चौड़ा, आपको यहाँ बताती हूँ मैं। जो क्वेश्चन है, 12 मीटर चौड़ाई वाले रास्ते के दोनों ओर आमने सामने 2 इमारतें हैं। उनमें से एक की ऊंचाई 10 मीटर है। उसके छत से दूसरे इमारत की छत की ओर देखते समय 60 अंश का उन्नत कोण बनता है। तो दूसरी इमारत की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? मैंने आपको पहले ही कहा था, किसी भी चीज की ऊंचाई या दूरी ज्ञात करते समय हमें जो जानकारी उस क्वेश्चन में दी है उसकी सहायता से हम क्या करेंगे? पहले रफ आकृति बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम इसकी सहायता से हम एक कच्ची आकृति तैयार करते हैं। क्या है? 12 मीटर चौड़ाई वाला रास्ता, उसके दोनों ओर आमने सामने 2 इमारत है, मतलब ये 2 इमारत हो गई। एक जैसे ये मैंने हाथ रखा ये, ठीक है, ये 2 इमारत और ये बीच में रास्ता। तो चलिए यहाँ पर एक साइड में लेते हैं। ये हो गया रास्ता, कितना है? 12 मीटर चौड़ा। यहाँ पे लिख दिया मैंने 12 मीटर। ठीक है, इसके बाद में दोनों ओर रास्ते के
दोनों ओर आमने सामने, तो इधर एक और यहाँ इसके आमने सामने, मतलब ऐसा, तो इमारत है। दो इमारत, अभी देखिए, आप लोग बोलेंगे इमारत है तो एक इमारत छोटी भी हो सकती है, एक इमारत बड़ी हो सकती है। अब कौन सी इमारत छोटी है और कौन सी इमारत बड़ी है, ये फिलहाल अभी तक हमने जितना क्वेश्चन आधा पढ़ा है उसमें कोई जानकारी नहीं है, इसलिए हम कोई सी भी छोटी बड़ी बना सकते हैं। आगे क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आगे जो उसने बोला है, उनमें से एक की ऊंचाई 10 मीटर है, तो ठीक है, ये जो मैंने एक इमारत ली, मान लो ये ए नाम हो गया, ये बी नाम हो गया, ये जो इमारत है इसकी ऊंचाई 10 है, तो इसको सी नाम दे देते हैं। तो इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, 10 मीटर। उसके बाद उसके छत से, मतलब उनमें से एक की ऊंचाई 10 मीटर है, उसकी छत, मतलब ये जो 10 मीटर वाली बिल्डिंग है उसकी छत, छत मतलब ऊपर का भाग, सी वाला पॉइंट, उससे दूसरे इमारत की छत, अब दूसरे इमारत की छत ऊपर भी है कि नीचे है अभी हमको मालूम नहीं, यहाँ से अभी हमको क्या करना है, अभी हम ये सी पॉइंट पर है, ठीक है, दूसरे इमारत की छत की ओर देखते समय 60 अंश का उन्नत कोण बनता है। मैंने उन्नत कोण पर ज्यादा जोर दिया है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो उन्नत कोण होता है वो कहाँ बनता है, जब कोई नीचे से ऊपर देखता है। इसका मतलब इस छत पर, ये जो 10 मीटर वाली इमारत है, यहाँ से अगर छत से कोई व्यक्ति ऊपर देख रहा है तभी उन्नत कोण बनेगा। तो ये जो दूसरी बिल्डिंग है ये इस बिल्डिंग से ऊपर हो गई, इसकी ऊंचाई ज्यादा हो गई, ठीक है, तो यहाँ पर ये छत से ये जो व्यक्ति है इस बिल्डिंग की छत को देख रहा है, ठीक है। तो ये अब इसको नाम दे देते हैं डी। तो एक इमारत हो गई मेरे पास ए सी, दूसरी इमारत हो गई मेरे पास में बी डी। लेकिन अब हमको जो ज्ञात करना है उसने क्या बोला, दूसरी इमारत की ऊंचाई, हमें इस बिल्डिंग की जो बी डी है इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है कि ये जो ऊंचाई है ये ऊंचाई कितनी है, ठीक है। लेकिन अभी हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, तो त्रिकोणमिति जो है वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज में लगाई जाती है, यहाँ तो त्रिभुज ही नहीं है ना। लेकिन हम एक चीज भूल गए हैं, क्योंकि हमने उसने हमको क्या बोला था, उन्नत कोण कितने अंश का, 60 अंश का। कहाँ से, ये जो इमारत 10 मीटर वाली जो इमारत थी वहां से उन्नत कोण, मतलब सी पर उन्नत कोण बनना चाहिए। तो मैंने आपको उस समय बताया था उन्नत कोण के लिए एक क्षैतिज समांतर रेखा खींची जाती है जहां से वो व्यक्ति देख रहा है। तो इसका मतलब मुझे ये यहाँ से एक क्षैतिज रेखा यहाँ तक खींचनी पड़ेगी, ठीक है। ये मैंने खींच दिया, यहाँ पे इसका नाम कुछ और दे दिया हमने, ई दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास में उन्नत कोण 60 अंश का। एक बार फिर से देखिए, 12 मीटर चौड़ा रास्ता, उसके दोनों और ये दो इमारत हो गई ए सी और बी डी। जो छोटी इमारत है 10 मीटर की, उसके छत से दूसरे इमारत की छत की ओर देखते समय, नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो ये रो कितने अंश का उन्नत कोण है, 60 अंश का उन्नत कोण बनाता है। तो ये हो गया 7 अंश का उन्नत कोण बन गया। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले अब हम क्या क्या लिखते हैं, ए सी और बीई, सॉरी ए सी और बी डी, ये हमने दो इमारत मानी, तो हम यहाँ शुरू कर देंगे। माना कि ए सी एवं बी डी
क्या है, 2 इमारतें हैं, 2 इमारतें हैं। ठीक है, इसके बाद में बीच का जो रास्ता है वो क्या है, ए बी। ठीक है, ए बी बीच का रास्ता है या रास्ता दर्शाता है। ये सब हमने यहाँ क्लियर कर दिया। अब इसके बाद में ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 12 मीटर। ये जो छोटी बिल्डिंग है इसकी वैल्यू कितनी है, 10 मीटर। अब हमको जो है इस बिल्डिंग की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब पूरा यहाँ से लेके बी तक की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये जो है पूरा लाइन, इसे हमको ज्ञात करनी है। अब हम देखते हैं, देखिए मैंने ये क्षैतिज रेखा खींची, क्षैतिज समांतर रेखा खींची, तो ये जो समांतर रेखा इसके सॉरी ए बी के समांतर ये सी दिखाई दे रही है। और हम मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो भी हम यहाँ दिखाएंगे, जैसे 2 इमारत मैंने दिखाई है, वो जमीन पर हम लंबवत रखते हैं, उसको लंब रेखाखंड के रूप में दिखाते हैं। अगर ये लंब रेखाखंड है तो ये कितने अंश का बन जाएगा, 90-90 अंश के हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा आयत बन गया, क्योंकि देखिए ये जितना AC है उतना ही यहाँ पर आया। इसी तरह से यहाँ पर जितना AB है उतना ही हमने यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन किया सी। तो 10 मीटर AC है तो 10 मीटर BE भी हो जाएगा। और AB 12 मीटर है तो C से लेके E तक की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 12 मीटर। तो ये जो आयत है, कौन सा, चतुर्भुज ABC एक आयत है। ठीक है, अब ये जो एक आयत है इसमें हमने जो भी मान है वो हम यहाँ लिख के देंगे, कौन सी रेखा का मान कितना दिया हुआ। तो AB और BE कितना वैल्यू हो गया इसका, 10 मीटर। दूसरा सॉरी AB और CE कितना है, 12 मीटर। ये हमारे पास में हमको ज्ञात हो गया। ठीक है, क्योंकि क्यों हमने ये दोनों को किया, क्योंकि ये आयत की सम्मुख भुजाएं हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं साइड में, आयत की सम्मुख भुजाएं। ठीक है, अब इसके बाद में एक और क्या चीज दी हुई हमको, कोण DCE 60 अंश का, वो भी हम यहाँ दर्शा देते हैं कि कोण DCE ये 60 अंश का हमको उन्नत कोण दिया हुआ है। अब ये सब चीज जो हमने यहाँ पे इस अच्छी आकृति में उसी को हमने यहाँ पर लिख लिया है, जो हमको मिल चुका है। अब लेकिन उसने हमको क्या कहा है, ये जो आपकी बड़ी इमारत है B से लेकर D तक, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। अब देखिए इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है तो ये यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का हमको मान निकालना पड़ेगा। उसके लिए पहले अगर हम ध्यान देंगे तो ये B से लेकर E तक ये कितना मान है, 10। बचा कितना, D से लेकर E तक केवल इतना ही मान बाकी है निकालने के लिए। अगर ये मान हमको मिल जाता है D से E तक का, तो हम उस मान में EB का मान प्लस करके DB का मान निकाल सकते हैं। देखो कैसे, मान लो ये एक पूरी लाइन है, इसका नाम है PQ, यहाँ पर एक पॉइंट R दे दिया। ठीक है, अब अगर यहाँ पर मेरे पास में ये 3 है और मुझे कहा इसका पूरे का वैल्यू निकालना है और मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली 4, तो P से लेके Q तक कितना हो जाएगा, PR प्लस RQ, मतलब 3 धन 4 बराबर कितना, 7। तो इसी तरह से इसमें भी हमको वही चीज करना है। तो पहले मुझे D का मान निकालना पड़ेगा ना,
तो अब डी का मान निकालेंगे तो हमारे पास कौन सा त्रिभुज है, डी सी ई। अब हम यहाँ देखते हैं, समकोण त्रिभुज डी सी ई में, अब हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या देखना भी हमको, देखिए मैंने जैसे पिछले बार इसमें बताया आपको कि ये जो कोण है वहां पर हम लोग है। अब इस कोण से अगर देखें तो एक भुजा ये डीई दिखाई दे रही है, ये वाली, और दूसरी सीई, तीसरा कर्ण है सीडी, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं देखूं तो कर्ण से कोई हमको लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें कुछ पूछा नहीं है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। अब ये डीई की वैल्यू मुझे निकालनी है और सीई की वैल्यू मेरे पास में 12 है। तो यहाँ पे सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा दिए, 60 अंश को अगर ध्यान में रखा जाए कि ये सी बिंदु पर दिया है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो 60 अंश के सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा, और यहाँ से जो गई है ये सी लाइन, ये इसकी संलग्न भुजा। तो सम्मुख और संलग्न दोनों मेरे पास में दिया है। दिया है मतलब इसको हम एक्स भी मान सकते हैं, और नहीं तो आप डीई करके लिख सकते हो, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अब हम चलिए, हमारे पास वही टेन थीटा का सूत्र लगेगा, क्योंकि सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा टेन थीटा में होता है। तो मैंने लगा दिया टेन थीटा बराबर सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, ठीक है। वापस इनकी वैल्यू जो दी हुई है वो हम इसमें रख देंगे। टेन थीटा, थीटा मतलब 60 अंश, सम्मुख भुजा कौन सी है, डीई, और संलग्न भुजा कौन सी है, सीई। तो पहले हम उनका मान रख देते हैं। तो यहाँ हो गया हमारे पास में टेन 60, सम्मुख भुजा डीई, संलग्न भुजा सीई, क्या हो गया। अब इनका मान इनके इस पे पुटअप करते हैं। अभी देखिए यहाँ लिखा हमने मान रखने पर, मान रखने पर टेन 60, तो टेन 60 जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है, जो हमारे पास में त्रिकोणमिति की जो सारणी दी हुई है उसमें अगर हम ध्यान से देखें, उसको आपको मैंने कहा था याद कर लो, तो उसको अगर हमको याद है या अगर हम उसे ध्यान से देखें तो टेन 60 की वैल्यू होती है करनी 3 वर्गमूल 3, ठीक है। तो ये टेन 60 की जगह पे मैंने लिखा वर्गमूल 3 बराबर डीई। डीई की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो हमको ज्ञात करनी है, तो उसको वैसे ही लिख दिया मैंने। नीचे सीई, सी से लेके ई तक की कितना वैल्यू दिया है, 12 मीटर, यहाँ मैंने लिख दिया 12 मीटर, ठीक है। तो मेरे को यहाँ जो मैंने सूत्र लगाया उसका लिखना पड़ेगा कि टेन 60 की जो वैल्यू होती है वो करनी 3 होती है, ठीक है। वो यहाँ पे मैंने रख दिया। अब वही तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा करते समय इसका हर में कोई नहीं है, कुछ दिया नहीं है, तो हम वहां पे क्या करते हैं, एक लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर एक लिखा। अब क्या, तिर्यक गुणा, अब हम इसका करेंगे तिर्यक गुणा। तो तिर्यक गुणा करते समय मैंने आपको बोला है, नाम से ये दिखता है ना, तिर्यक मतलब तिरछा गुणा। तो 12 का इधर मीटर और यहाँ का इस साइड में, तो 12 का करनी 3 में करेंगे तो 12 करनी 3 बराबर डीई। ये मेरे पास हो गई डीई की वैल्यू, इसकी वैल्यू मिल गई। यहाँ जो डी से लेके ई तक है ये कितना मिल गया, 12 करनी 3। लेकिन मुझे डी की वैल्यू नहीं मिल पूछा था, क्या पूछा था, ये जो पूरा बिल्डिंग है बी से लेके डी, इसकी वैल्यू। तो मैं क्या करूंगी, अभी
DE प्लस EB, ये दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो मुझे BD की वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, तो चलो अभी हम इसको प्लस करते हैं। ये E बिंदु, D बिंदु और B बिंदु ये तीनों एक रेखा में, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे BED। ये अगर ये हमको दर्शाया है, इसका मतलब होता है कि B और BED तीनों एक रेखीय बिंदु है। ठीक है, ये याद रखना, ये तीनों एक रेखीय बिंदु है, हमको यहाँ पर ये दिया हुआ है, तीनों एक रेखीय बिंदु, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, BD का मान अगर हमको निकालना है तो ये BD बराबर DE प्लस EB। ठीक है, अब यहाँ पर BD की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, निकालना है। DE की वैल्यू हमने कितनी निकाली अभी, 12 करनी में 3, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया 12 करनी 3 प्लस EB, EB की वैल्यू मेरे पास कितनी दी हुई है, 10, ये मैंने लिख दिया 10। अब देखिए यहाँ बच्चे क्या करते हैं, दोनों के बीच में प्लस का साइन दिया है, इसलिए अधिकतर बच्चे यहाँ गलती करते हैं कि आंसर लिख देते हैं BD बराबर 12 और 10 22, 22 करनी 3, लेकिन ये गलत है। ये जोड़ना, इसको भले ही आप प्लस का चिन्ह दिया, इसको हमको जोड़ना है, लेकिन ये जुड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि देखो ये 12 के साथ करनी 3 है ना, 10 के साथ है क्या करनी 3? नहीं है। जब सेम रहेगा तभी उसको जोड़ना है। ठीक है, अगर यहाँ ये करनी 3 है, अगर यहाँ होता 10 करनी 3 तो हम 12 10 22 करनी 3 लिख देते, लेकिन इसके साथ करनी है और ये बिना करनी वाला है बेचारा, है ना, तो क्या करेंगे, इसको ऐसा कि ऐसा ही रखना है, इसको जोड़ के 22 नहीं लिखना है। ऐसा मैं एक बार फिर से आपको बता रही हूँ कि दोनों अगर सेम रहे, करनी 3 यहाँ पर भी हो, करनी 3 यहाँ हो, तो ही दोनों जोड़ेंगे। अगर करनी 5 यहाँ है, करनी 5 यहाँ है, तो ही उनको जोड़ना है, मतलब दोनों सेम रहेंगे तो ही जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों अलग अलग है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया सीधा यहाँ पर। इस आंसर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर चाहे तो आप लोग BD बराबर 10 को आगे लिख दो, 12 को पीछे लिख दो, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हो गया, ये अभी हमने क्या निकाला, इस इमारत की ऊंचाई, क्योंकि हमको उसने क्वेश्चन में देखो यही पूछा था, दूसरी इमारत की ऊंचाई ज्ञात करो, तो हमने दूसरी इमारत की ऊंचाई ज्ञात कर दी। तो लास्ट में आप लिख सकते हो यहाँ पर कि दूसरी इमारत की ऊंचाई बराबर 10 धन 12 करनी 3 मीटर है। ठीक है, ये हो गया, तो ये मीटर में हमको मिल गया, ये जो ऊंचाई है वो मीटर में, क्योंकि हमें सब मीटर में दिया हुआ था। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ याद रखनी है। मैडम। हाँ सर। 5 मिनट बाकी है। हाँ सर, हो गया हो गया, लास्ट हो गया हो गया। अगर किसी को कोई पूछना है तो आप पूछ सकते हो, यहाँ हमने ये निकाल दिया। ठीक है, तो ये हमने उन्नत कोण के यहाँ पे कुछ गणित देखे, किसी को कुछ पूछना है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। शाइस्ता खान। मिस, हाँ बोलिए। वो 10 + 12 करनी में थी, उसको जोड़ेंगे नहीं? नहीं, अभी मैंने बताया क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि 12 के बाजू में क्या लिखा है, करनी 3, और 10 के बाजू में है क्या, करनी 3 नहीं है ना। अगर दोनों सेम रहेगा तो ही उसको जोड़ा जाएगा। अगर यहाँ 12√3 प्लस 10√3 तो हम उसको 22√3 कर देते, लेकिन ये सेम नहीं है,
इसलिए इसको ऐसे की ऐसे लिखेंगे। जब सेम होगा तभी उसको जोड़ेंगे। खुशी कौर, खुशी कौर। यस सर। पूछो, हाथ उठाया ना, क्या पूछना है? हाँ टीचर से पूछना है कि जैसे सर ये जैसे सॉल्व करते टीचर ने बड़ा मतलब तिरी गुना किया, ये सब किया, ये सब करना जरूरी है। हाँ देखिए, तिर्यक गुणा अगर नहीं करोगे, जैसे मान लो ये चीज है यहाँ, अगर तिर्यक गुणा नहीं करोगे तो वैल्यू कैसे निकालोगे? हमको डी का मान निकालना है। अब डी का मान निकालना है, जिस चीज का मान निकालना है वो अकेला यहाँ चाहिए, तो इसका तिर्यक गुणा करके 12 को मुझे यहाँ लेके ही जाना पड़ेगा ना, तो तिर्यक गुणा तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है? निशा, निशा गौर, माइक चालू करो। हाँ हेलो टीचर। हाँ बोलिए। टीचर मुझे ये पूछना था ना कि करने में जैसे यहाँ पे 3 है, 12 करने 3, तो हाँ। उसके साथ में प्लस 10 करने 2 रहेगा तो भी नहीं प्लस होगा? नहीं, तो भी नहीं प्लस होगा, क्योंकि इधर 3 है और उधर कितना है 2 है, दोनों अलग अलग है ना। मैंने क्या कहा, दोनों सेम होगा। अगर यहाँ करनी 2 होगा तो आपको वैसे की वैसे ही नीचे उत्तर वही आएगा हमारा। ठीक है? मनीष चौहान, मनीष, और किसी को माइक चालू करो। हाँ हेलो टीचर, आपने बोला था ये पहले स्टार्टिंग में आप बोले थे ना कि ये पेड़ को मीनार, ये मीनार मतलब? मीनार मतलब जैसे स्तंभ, जैसे अभी आप लोगों ने कुतुब मीनार नाम सुना है ना, कुतुब मीनार हाँ इतिहास में पढ़ते हो ना, तो वो मीनार कभी कभी दी जाती है कि व्यक्ति जो है वो मीनार को देख रहा है, तो मीनार मतलब ऐसा खड़ा होता है ना। कुतुब मीनार देखा है ना, चित्र तो देखा होगा अपने हिस्ट्री में। ठीक है, तो पेड़ दिया है, कभी मीनार देते हैं, जैसे अभी यहाँ पर हमको बिल्डिंग दे दी, इमारत दे दी, ऐसे मीनार, उसको भी हम ऐसे लंबवत खड़ा करेंगे, उसको भी हम ऐसा खड़ा रखेंगे। ठीक है? और नीलम, कोई? नीलम यादव। हेलो मैम। हाँ बोलो। टीचर जो ये सी बी का मान 10 है और बी ए नहीं सॉरी सी ए का मान 10 है और ए बी का मान 12 है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना या डायरेक्टली लिखना पड़ेगा? नहीं, ये तो हमको क्वेश्चन में दिया है, कौन है? ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। मतलब टीचर ये दो, हाँ, 2 दिया था, लेकिन हमको पता है हमने ये लंबवत लिया है तो ये 90 अंश का हो गया। और जितना देखिए यहाँ से मैंने क्षैतिज समांतर रेखा खींची, ये जो समांतर रेखा खींची, तो आयत की परिभाषा क्या है? आमने सामने की भुजाएं बराबर, तो ये जितना उतना ही होगी ना। तो इसलिए ए बी का 12 था, तो मैंने सी को भी कितना किया, 12 किया। और जितना ये यहाँ से पूरा मैंने किया ना, तो इसके अंदर जितना भी रहेगा ये सब सेम होगा। तो ये 10 AC 10 था, इसलिए EB को भी 10। अगर यहाँ पे भी कोई लाइन खींचती मैं, अगर मान लो यहाँ खींचती, तो वो भी 10 होती थी। ठीक है, क्योंकि इसके सेम है ना वो लाइन। चलो शाइस्ता खान पूछ लो। मिस ये 12 को डायरेक्ट भी कर सकते ना, तिरक गुणा ना करे तो 12 को उधर करनी में 3 लेके जाके पास। हाँ, मतलब आपका कहना ऐसा है कि सीधा हम इसको यहाँ पर 12 करनी 3 लिख देंगे ना, चलेगा। लेकिन वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 है, 1 में गुणा करेंगे तो वही का वही आता है, इसलिए यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस यहाँ कुछ और दिया है तो तिरक तब गुणा तो आपको 4 यहाँ लिखना पड़ेगा। हाँ, तब तो आपको यहाँ लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, वैसे ज्यादातर ऐसा नहीं होता है, आपको जितना फास्ट आप कर सकते हो उतना कर सकते हो, लेकिन समझ के। ठीक है? कलेक्टर और कोई? कॉलोनी, नाम पहले लिखा करो बेटा। हेलो सर। बोलो। धन मतलब ऋण मतलब है। हेलो, क्या? धन मतलब प्लस, प्लस जो है उसको हम धन बोलते हैं हिंदी मीडियम में। और प्लस टीचर ऋण मतलब? ऋण मतलब घटाना, जो एक सब्ट्रैक्शन बोलते हैं ना, प्लस माइनस, माइनस जो बोलते हैं हम, माइनस मतलब ऋण, सब्ट्रैक्ट करना। हाँ टीचर। ये देखो, ये प्लस और ये माइनस, ऋण, ये ऋण, इसको माइनस हम अपनी भाषा में जो बोलते हैं माइनस किया या ऋण किया, और ये प्लस मतलब धन किया। ठीक है?
ओके और मैडम, कोई स्टॉप करते हो।